हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हिस्ट्री की क्लास को शुरू किया था, जिसमें कि पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो सीरीज़ चल रही है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाली है 4.0, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, स्टेट, केबीएस, DSSB, यानी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न की। आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न क्या है, तो इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध किससे प्रभावित था। प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध किससे प्रभावित था। तो जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था ये उत्तराधिकार युद्ध था। ठीक है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध उत्तराधिकार युद्ध था और इसी से प्रभावित भी था। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ये है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा बात करते हैं। प्रश्न है कि किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया। प्रश्न है कि किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया कौन सा युद्ध में, ये पूछा गया है। तो कौन से युद्ध में, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ उसी में हराया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बात हम करते हैं। प्रश्न है हमारा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखते हैं। प्रश्न है कि किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ। पूछा गया है कि किस संधि के बाद कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वो विराम हो गया, यानी बंद हो गया। तो पांडिचेरी की संधि, ठीक है, पांडिचेरी की संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हो गया। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और प्रश्न है। इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो पूछा गया है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। प्रश्न है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। तो उस युद्ध का नाम बताना है। ठीक है। तो वो 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई जो हुआ था उसी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हराया था। और इसका जो अगर बात करें, इस लड़ाई का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। इस लड़ाई का जो नेतृत्व था वो आयरकुट ने किया था। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निकोबार द्वीप पर से आने अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए। पूछा गया कि निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए। तो उसका नाम बताना है। तो किसने बेच दिया, तो डेनिस ने। किसने बेच दिया, डेनिस कंपनी ने बेच दिया। वो कब बेचा, 1868 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न रहा हमारा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न है ये। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई। पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई। तो वो कनिष्क के शासन काल में हुई। किसके, तो कनिष्क के। ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न है ये। प्रश्न में पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वसुमित्र यानी अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। वसुमित्र यानी अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई। चलिए आगे हम बात करें। प्रश्न संख्या अगला है ये। इस प्रश्न से पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। तो प्रश्न पूछा गया है तुझके ए जहांगीरी को पूरा किसने किया। पूछा गया कि तुझके ए जहांगीरी को पूरा किसने किया। ठीक है। इसको पूरा किसने किया, तो मोतबिंद खां ने किया। किसने किया, मोतबिंद खां ने किया था इसको पूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न है कि जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने खुर्रम को जो उपाधि दी थी वो शाहजहां की दी थी। किसकी, शाहजहां की उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा क्या देखते हैं। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया।
ठीक है। पूछा गया कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था, तो कहाँ भेजा था, रंगून भेजा था। कहाँ भेजा था, रंगून। अब देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। पूछा गया कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ, तो किसके बीच हुआ था, तो मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहा हमारा ये प्रश्न है कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का संस्थापक कौन था। पूछा गया है कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम बताना है। तो B.R. अम्बेडकर। क्या नाम है, B.R. अम्बेडकर। यानी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का संस्थापक जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था। पूछा गया कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था, तो स्वराज पार्टी का जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के देखते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था और किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। इसमें बताना है आपको कि किसके द्वारा किया गया था, तो लेडीज सदाशिव अय्यर के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न में पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें आगे तो अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो वो 8 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 8 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1927 को आया था। कब आया था, तो 3 फरवरी 1927 को। ठीक है, अभी जितने भी प्रश्न हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था। पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था ये बताना है आपको। तो पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था वह महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा ये है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। पूछा गया है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत की बात करें तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता था। ठीक है, माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में अहस्तक्षेप नीति किसने अपनाया। भारत में अहस्तक्षेप नीति किसने अपनाया, तो किसने अपनाया था, सर जॉन शोर ने अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्रश्न है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता की बात करें तो किसे कहा जाता है, बताइए। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको, चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रहा हमारा ये, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं। प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। पूछा गया है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में स्थित है, औरंगाबाद में। कहाँ पे, औरंगाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। पूछा गया कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मुहम्मद गौरी को माना जाता है। मुहम्मद गौरी को माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न किया गया ये प्रश्न है क्या कि
मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि, ठीक है, प्रश्न है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया ये बताना है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया, तो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई, पूछा गया कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी। ठीक है, तराइन का जो पहली लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में, वो किसके बीच हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो कब हुई थी, 1191 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसको देखते हैं। प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की। पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी इसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मोहम्मद गजनवी ने यामिन उद दौला जो कि साम्राज्य का दाहिने हाथ होता है, और अमीन उल मिल्लत जो मुसलमानों का संरक्षण होता है, ठीक है, इसकी उपाधि धारण की थी। कौन, तो मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। तो प्रश्न है ये, प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तो उस सुल्तान का नाम बताना है। तो उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसकी बात करते हैं। प्रश्न है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है। ठीक है, पूछा गया कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सा है। ठीक है, तो तौल की सबसे छोटी रति है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रतिका, संस्कृत में हम बोलते हैं रतिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न है हमारा ये। प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में था। पूछा गया कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में था। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में था उसके बारे में बताना है। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, और अमीर खुसरो क्या था, एक प्रसिद्ध कवि था। चलिए आगे हम देखते हैं और प्रश्न। तो अगला प्रश्न रहा हमारा ये। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसकी बात करते हैं हम लोग। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। पूछा गया कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत की बात करें तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है ये। प्रश्न क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न है कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। पूछा गया कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो उस सुल्तान का नाम बताना है। तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग। तो अगला प्रश्न पूछा क्या गया है जरा देखिए। ये प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था। पूछा गया है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था। ठीक है, तो उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि उलेमाओं ने इसका विरोध किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, इसके बारे में पूछा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई कहाँ थी, तो थट्टा में। कहाँ हुई थी, थट्टा। थट्टा एक जगह है, वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, ठीक है। प्रश्न देख रहे होंगे, तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि सैयद उल सलातीन की उपाधि किसे धारण की, ठीक है। पूछा गया कि सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की, ठीक है। पूछा गया कि सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की, उसका नाम बताना है। तो वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि को धारण किया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको। तो आगरा नगर की बात करें तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने। चलिए प्रश्न हमारा रहा ये। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया है कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगार यानी पोलो जिसे कहते हैं चौगार खेलते हुए हुई थी, ठीक है। यानी वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। पोलो एक खेल है, ठीक है। तो पोलो खेलते हुए हुई थी, उस दिल्ली का सुल्तान का नाम बताना है। तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग। तो प्रश्न है ये, प्रश्न में पूछा गया है कि अल बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था। पूछा गया कि अल बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था। किसके शासनकाल में, तो वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था, ठीक है। अल बेरेनू जो था वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है। प्रश्न देख रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। पूछा गया कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी। किसकी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसकी बात करते हैं। प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उसका नाम बताना है, ठीक है। पूछा गया कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उस शासक का क्या नाम था, तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। तो इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या था। पूछा गया कि अल बरूनी का पूरा नाम था, क्या नाम था अल बरूनी का, तो अल बरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है। अबू रेहान मोहम्मद। तो अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। पूछा गया कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, उसका क्या नाम था। तो भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला प्रथम मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी था। चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है इसकी बात करते हैं। तो प्रश्न है हमारा ये, ठीक है। प्रश्न है ये, तो प्रश्न क्या है इसकी बात करते हैं। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम था जफर खां। क्या नाम था, जफर खां, ठीक है। जफर खां की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न ये रहा।
तो प्रश्न है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ठीक है, पूछा गया कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो वो हुमायूं का जो मकबरा है वही। ठीक है, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का एक उदाहरण है। आगे बात करें, हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, उसका नाम बताना है। पूछा गया, फिर से प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, उसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। आगे बात करें, अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, उसका नाम था अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता था। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास लिखा हुआ है, सॉरी, बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता था, तो वो शाही गुलाम को निर्दिष्ट करता था। आगे बात करें, अगला प्रश्न ये है। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जैसा देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु सभ्यता का लोथल का जो स्थान है, लोथल स्थान, यही भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारा, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो वो हड़प्पा था। कौन सा शहर था? हड़प्पा। ठीक है, ये शहर भारत में सबसे पहले खोजा गया था शहर था, यही सबसे पुराना शहर था, हड़प्पा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा रही, प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ की बात करें तो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को। इसके बाद प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत की बात करें तो मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम वो बसे थे मीमांसा में। कहाँ पे? मीमांसा में। इसके बाद बात करें, प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कितनी है संख्या? 16 है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। किस शासक द्वारा पूछा गया कि पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया। ठीक है, तो उदयन द्वारा। ठीक है, यही उदयन जो शासक था वो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया, यानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। कौन? उदयन। चलिए अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट की बात करें तो घनानंद था। कौन था? घनानंद। इसके बाद प्रश्न है अगला कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। कब? 326 ईस्वी पूर्व। इसके बाद अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो गिरिवीर यानी राजगिरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जैसा देख रहे होंगे आप लोग, प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश। चलिए अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची के स्तूप की बात करें तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक ने। इसके बाद अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न है ये, प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी इसके आधार पे? तो अशोक ने। इन सभी के आधार पे अशोक ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। ठीक है। इसके बाद प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? तो कनिष्ठ जो थे, कनिष्क, उसके दरबार में शोभा थे। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत। ठीक है। प्रश्न है अगला ये, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी की बात करें तो पैठण यानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ठीक, तो मुजरिस जो था वो चीर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, प्रश्न में पूछा गया है ये प्रश्न क्या है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग। प्रश्न में पूछा क्या गया? प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न की बात करिए है, इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता। क्या कहा जाता था? दीनार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न में पूछा गया है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ठीक है, तो गुप्त वंश ने। पूछा गया, फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न में पूछा गया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधवा कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न में पूछा गया, इसको देखते हैं। प्रश्न है कि गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मरीन मूर्तियां कहाँ पाई गई? गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मरीन मूर्तियां कहाँ पाई गई? तो अहित क्षेत्र में पाई गई थी। कहाँ? अहित क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है और उपयोगी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुँचे, जिससे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जिससे कि आपको सफलता पाने में मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।